क्या आप जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता का बहरान सिर्फ अरब दुनिया का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सलामती को हिला कर रख चुका है। एक खित्ता जहाँ तेल के ज़खायर हैं, तहजीबों का संगम मौजूद है, मगर आज वही खित्ता दहशत गर्दी, बदअमनी और इंसानी अलमियों का मरकज़ बन चुका है। मशरिक़ वस्ता का बहरान आखिर कब ख़त्म होगा? जब कौमें वादे तोड़ दें, वसाइल पर कब्ज़े हों और इंसानियत पसे पुश्त चली जाए, तो तारीख़ क्या रुख इख्तियार करती है। कभी खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ आज आलमी ताकतों की कशमकश का मैदान बन चुका है। ये है मशरिक़ वस्ता का वो सफ़र जो अभी तक जारी है। एक तरफ बिखरती तहजीबें तो दूसरी तरफ उजड़ते शहर, दरमियान में कहीं सिसकती, बिलकती और रोती इंसानियत मौजूद है। आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट क्राइसिस के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए या मशरिक़ वस्ता के या मिडल ईस्ट की क्राइसिस के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको डिस्कस किया जाए, पहले थोड़ा सा तारीख़ी तनाजुर में देख लेते हैं। ये बात है 15वीं और 16वीं सदी की, जब सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर हमें बहुत उरूज पे नज़र आती है, और ये जो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक हैं ये हमें ऑटोमन एम्पायर के परचम तले ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं। फिर होता कुछ यूँ है कि 17वीं और 18वीं सदी में जब हमें बरतानिया उरूज पकड़ता नज़र आता है, तो बरतानिया ने चंद वादे किए कुछ ममालिक के साथ। वो वादे बड़े अहम हैं, वो वादे मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये सुनते जाइए कि बरतानिया ने जब उरूज पकड़ना शुरू किया तो उसकी ख्वाहिश थी कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर वो अपना तसल्लुत कायम कर ले। जब उसे महसूस हुआ कि पर्शिया के कुछ इलाके या मिडल ईस्ट के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है, तो उसने एक अज़्म समीम बना लिया कि मैं इन इलाकों पे कब्ज़ा करूँगा। अब उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनी? सबसे पहले स्विस कैनाल, ये ऐसी कैनाल, और ये बल्कि बताता चलूँ कि ये फर्स्ट मैन मेड कैनाल है जो एशिया और यूरोप को लिंक करती है। ये मैन मेड है, और इससे पहले जब सी ट्रेड के ज़रिए हम देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, तो सी ट्रेड के लिए एशिया से यूरोप जाने के लिए अफ्रीका के ऊपर से समंदर का सफ़र तय करना पड़ता था, दरमियान से कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए फिर ये एशिया और यूरोप को सी ट्रेड के लिए जोड़ने के लिए स्विस कैनाल बनाई गई। सबसे पहले बरतानिया ने क्या किया, इस रूट को इस्तेमाल करते हुए उसने इजिप्ट को अपने हाथ में किया। इजिप्ट के साथ से ये कैनाल गुजरती है, आप मैप पे देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इजिप्ट को जब अपने हाथ में किया तो उसके बाद बरतानिया ने वहाँ के जो अरब ममालिक थे जो ऑटोमन एम्पायर में शुमार किए जाते थे और उनके परचम तले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनसे बरतानिया ने और ब्रिटिशर्स ने कुछ वादे किए। वादे ये थे कि हम तुम्हें एक अलग अरब नेशन बना के देंगे, तुम हमारा साथ दो। दूसरा वादा किया बरतानिया ने, ब्रिटिशर्स ने, कुर्द्स के साथ। कुर्द एक एथनिक ग्रुप है और उसकी बड़ी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। उसके साथ ये वादा किया कि हम तुम्हें एक अलग वतन बना के देंगे जहाँ पे कुर्दिश कम्युनिटी रहेगी और उसको कुर्दिस्तान कहा जाएगा। एक तीसरा वादा भी ब्रिटिशर्स ने किया, वो किया ज्यूस के साथ, यहूदियों के साथ। ज्यूस को ये कहा कि हम तुम्हें पैलेस्टाइन में रहने के लिए ज़मीन देंगे, तुम्हें वहाँ आबाद करवाएंगे। अब आज अगर हम देखते हैं तो ज्यूस के साथ तो ब्रिटिशर्स ने अपना वादा वफा किया, लेकिन अरब्स के साथ और कुर्द्स के साथ जो उसने धोखा किया वो मैं आपको बताता हूँ। अरब्स के साथ जब उसने वादे कर लिए और ज्यूस के साथ भी वादे कर लिए, इन सब को मिला के उसने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी तरफ कर लिया। यानी कि ऑटोमन एम्पायर को तबाह करने के लिए मिडल ईस्टर्न ये जो ममालिक थे, इन्हीं के अंदर से ही बगावत का उसने एक सिविल वॉर शुरू करवा दी, बगावत शुरू करवा दी, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर को तोड़ना आसान हो गया उसके लिए। दरअसल ये वादे इसलिए थे। अब हुआ कुछ यूँ, जब वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने सपोर्ट किया बरतानिया को और अलाइड पावर्स को, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, ये अलाइड पावर्स यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस इसमें जीत गए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जो मिडल ईस्टर्न ममालिक थे, कुछ ममालिक ब्रिटेन ने रख लिए और कुछ जो हैं वो फ्रांस को दे दिए। अब अरब ममालिक जो थे उनका ख्वाब धरा का धरा रह गया, जो उनको अरब नेशन का सुहाना ख्वाब ब्रिटेन ने दिखाया था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुर्द जो थे, कुर्द्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ ममालिक में उनकी आबादी को डिवाइड कर दिया, और वो अपनी ही ज़मीनों में इस तरह से डिवाइड हुए कि वो उन ममालिक में माइनॉरिटीज़ बन के रहने लगे। अब कुर्द्स को भी इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा,
इसी तरह अरब्स को भी इसका बहुत ज़्यादा। तो उससे हुआ क्या, उससे वहाँ पे जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो ओरिजिनेट होना शुरू हो गए। यानी कि मिडल ईस्ट के उन ममालिक को इस तरह से क्रश करके, वहाँ की कल्चरल सिग्निफिकेंस को ख़त्म करके, वहाँ के लोगों को इस तरह से, यानी कि आप कह दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट करके, कल्चरली भी, रिलीजियसली भी, हर हवाले से डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ के इलाकों को कमज़ोर कर दिया गया अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए। आज तक वही तसल्लुत कायम है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मिडल ईस्ट में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता या ऐसा स्ट्रॉन्ग हमें कोई फिगर नज़र आता जो इन तमाम ट्रबल्स को टैकल कर सकता, तो आज जो क्राइसिस मिडल ईस्ट में वो कभी नहीं होने थे। इसलिए उस दौर में इस तरह से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई कुर्दिस्तान नहीं बना, कोई अरब नेशन नहीं बना, हाँ, लेकिन ज्यूज़ के साथ उनका वादा वफा किया गया, उन्हें पैलेस्टाइन में रहने के लिए जगह दे दी गई। बाल्फोर डिक्लेरेशन के मुताबिक उनको रहने की वहाँ पे इजाज़त मिल गई, और जिसके नुकसानात हम आज तक देख रहे हैं पैलेस्टाइन इसराइल की शक्ल में। पैलेस्टाइन पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें वहाँ नज़र आ रहा है, जो कुछ हमें वहाँ नज़र आ रहा है, वो सारे उसी के आप कह लीजिए नुकसानात हैं। अब आगे चलते हैं, इसके नतीजे में हुआ क्या। इसके नतीजे में हमें वहाँ पे रिलीजियस और एथनिक टेंशन नज़र आने लगी। ठीक है, वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गई। कुर्द्स खुद को जो है वो माइनॉरिटीज़ तस्वुर करने लगे, उनकी कल्चरल जो ठाट बाट थी, कल्चरल सिग्निफिकेंस थी, वो तमाम डिमोलिश हो गई बिल्कुल, और टेंशन इंक्रीज़ हुई। उससे फिर जो है कॉम्प्लेक्स रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें वहाँ पे ओरिजिनेट होते नज़र आने लगे। अब मिडल ईस्ट में चूँकि ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है दुनिया की मुख्तलिफ इकॉनमीज़ पे, यानी कि ग्लोबल इकॉनमी पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इन सब चीज़ों को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त आप ये देख लीजिए कि इसने फिर वहाँ की पॉलिटिकल, वहाँ की सिक्योरिटी डायनामिक्स को जिस तरह से चेंज किया, और फिर उसके जो दुनिया पे असरात हुए, वो तमाम चीज़ें हम आगे जाके आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि वहाँ पे टेररिज्म ओरिजिनेट हुई, वहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से हमने चीज़ें देखी, वहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमने देखी। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया की जो मुख्तलिफ ताकतें हैं, आप यूँ कह लीजिए कि दुनिया के जो ग्लोबल इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, यानी कि यूएस है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को भी बड़ी हद तक मुतासर करना शुरू कर दिया यहाँ के क्राइसिस ने, मिडल ईस्ट क्राइसिस ने। अब इसकी एक ताज़ा एग्जांपल में, आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि अभी रिसेंटली हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से कि जब वहाँ पे वॉर चल रही थी और मिडल ईस्ट की जो ऑयल सप्लाई थी, ऑयल गैस सप्लाई मुतासर हुई, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई, जिससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जब मिडल ईस्ट की कोई भी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी तो ऐसे ही दुनिया की ग्लोबली जो है इस चीज़ को, जो प्राइसेस होंगी फ्यूल की, ये चीज़ें होंगी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी। और इसी तरह इससे हमने ये बात देखी कि फिर किस तरह से जो एक बर्डन जो हमें नज़र आता है कि मिडल ईस्ट पे जो ऑयल या गैस का बर्डन है, प्रेशर है, जो दुनिया का वहाँ पे प्रेशर है, वो किस तरह से अल्टीमेटली दुनिया की जो इकॉनमीज़ हैं उनको हिलाता है। एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया की जो ममालिक हैं, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, उनकी एनर्जी प्राइसेस पे भी इसका बड़ा असर होता है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अब देख लेते हैं कि मिडल ईस्ट क्राइसिस के इम्पैक्ट्स क्या हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म की और वेव जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट हुई। देखें, अब ऐसी सरजमीन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं होगी ताकि वो आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल कर सके, या वहाँ की जो भी आप कह सकते हैं कि ग्लोबल पावर्स की जो पॉलिटिक्स वहाँ पे चलती है उसको टैकल कर सके, जब ऐसी कोई ताकत वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तब क्या होगा, तब वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है एक फर्टाइल ग्राउंड हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस वक्त वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह फिर आपको नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल वहाँ पे नज़र आता है, जिस तरह हम इराक़ की एग्जांपल ले लेते हैं, यमन की एग्जांपल ले लेते हैं, सीरिया की एग्जांपल ले लेते हैं, पैलेस्टाइन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो मुख्तलिफ इस हवाले से मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे हमें मुसलसल नज़र आती है, और ये इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इसका
कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इन दिनों हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है। इसके अलावा वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होती है और सोशल इनजस्टिस ज़्यादा होता है। अब इन तमाम चीज़ों के जो सोल्यूशंस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, या वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, किस तरह से इन चैलेंजेस से नबरदाजमा हो सकते हैं, हम ये निपटा जा सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरे नंबर पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी किस तरह से ऑरिजिनेट होती है मिडल ईस्ट क्राइसिस से। जब ये हाई डिपेंडेंस है मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक की मिडल ईस्ट के ऑयल एंड गैस पे, तो उससे क्या होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट होता है तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उससे मुतासर होते हैं। दूसरे नंबर पे उससे इन्वेस्टमेंट की अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, बिकॉज जब एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है, मिडल ईस्ट पे ऑयल प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होंगी, उससे क्या होगा कि आपकी मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स आएंगे उसमें, उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, तो आपको इस हवाले से भी लॉस का सामना करना पड़ेगा। ये दुनिया पे इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अब इसके बाद देख लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो मैं पहले बता चुका कि फ्लक्चुएशन आती है ऑयल की प्राइसेस में, उसमें आपको कमोडिटी मार्केट्स में टर्मोइल नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन पे वर्स इफेक्ट्स उसके डायरेक्ट नज़र आते हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्री पे नज़र आते हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग में मसाइल दरपेश आते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब एक प्रेशर क्रिएट होगा और उससे प्रेशर से क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, लेकिन आपके पास सप्लाई कम होगी, तो उससे क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगी अल्टीमेटली, और जब प्राइसेस बढ़ती होती हैं तो उससे क्या इन्फ्लेशन की तरफ मुल्क जाता होता है। इसके अलावा इसके फूड सेक्टर पे भी हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो नज़र आते हैं। अब आ जाते हैं कि किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की फ़ॉरेन पॉलिसी मिडल ईस्ट क्राइसिस के हवाले से चेंज होती हमें नज़र आती है। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले यूएस, यूरोपियन यूनियन और रशिया के हवाले से बात की, उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यूएस ने मुख्तलिफ जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस या मिलिट्री इंटरवेंशंस उसने लॉन्च किए ऑयल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, या उसने जो है वो टेररिज्म से कोप करने के लिए उसने मुख्तलिफ मिलिट्री इंटरवेंशंस लॉन्च किए। बल्कि हम ये देख लें कि 9/11 के बाद तो यूएस की स्ट्रेटजी ही यही रही है कि उसने जो वॉर एंड टेरर के हवाले से बहुत ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो किए हैं, और ख़ास तौर पर जो प्रोलिफरेशन ऑफ द वेपन्स हैं ऑफ हैवी मास डिस्ट्रक्शन जिससे होता है, उस हवाले से भी उसने बहुत ज़्यादा इक़दामात किए हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन की जो इस हवाले से मल्टीलेटरल अप्रोच रही है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यूरोपियन यूनियन ने ज़्यादातर फोकस किया ह्यूमैनिटेरियन एड पे, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स पे, और इसने ज़्यादा फोकस किया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स पे, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वहाँ के उनको रिजॉल्व किया जा सके। इसी तरह रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन हुई इस हवाले से मिडल ईस्ट के हवाले से, उसमें हमने ये देखा कि जिस तरह सीरिया में बशर उल असद के जो रजीम था उसको रशिया ने बहुत हद तक सपोर्ट किया। इसी तरह फिर उसने एक स्टेबलाइज अलाइड गवर्नमेंट्स की वहाँ पे कोशिश की कि वहाँ पे एक स्टेबलाइज जो है गवर्नमेंट आ सके। इसी तरह उसने अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने की भी कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि उसने जो मिलिट्री बेसिस हैं और ख़ास तौर पे आर्म्स मार्केट हैं उनको सिक्योर करने की, उनको सिक्योर एक्सेस देने की उसने बहुत कोशिश की, या वहाँ तक एक्सेस लेने की उसने बहुत कोशिश की। अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस तरह से इसमें जनरेट होते हैं और दुनिया को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस तरह से मुतासर करते हैं। इसके इम्पैक्ट्स में एक चीज़ वो भी है, वो ये है कि जिस तरह हमने देखा कि मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं, जब भी कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट होता है तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अगर सीरिया का कॉन्टेक्स्ट हम देख लें तो उसमें भी अराउंड 6 मिलियन पीपल जो हैं वो तकरीबन इंटरनली 6 to 7 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, यानी कि सीरिया की बाउंड्री के अंदर ही वो डिस्प्लेस्ड हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो 6 मिलियन के करीब ही लोग जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ यानी कि एरियाज़ में सीरिया से निकल कर, यानी कि वो डिस्प्लेस्ड होकर सीरिया से वो एज ए रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो इन्फ्लक्स जब रिफ्यूजीज़ का जाता है जिस भी एरिया में जाएगा, खा वो देखा हमने टर्की में जाए, खा लेबनान में जाए, खा वो जॉर्डन में जाए, खा वो यूरोपियन यूनियन में जाए, जहाँ भी जाए वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पे लेबनान में 4 में से 1 शख्स जो है वो तकरीबन रिफ्यूजी के तौर पे वहाँ पे रह रहा है। यानी कि आप देख लीजिए कि वहाँ की पॉपुलेशन में कितना बड़ा एक पार्ट है रिफ्यूजीज़ का, और अल्टीमेटली फिर वो क्या होता है कि वहाँ के जो इलाके होते हैं उन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पे वो रह रहे होते हैं लोग। इसी तरह फिर हमने देखा कि वहाँ के जो जितनी भी वहाँ पे जो वहाँ का बजट होता है उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ऑब्वियसली। फिर वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज जो हैं उन पे भी बड़ा हैवी बर्डन होता है। इस हवाले से एजुकेशन की बात कर ली जाए, हेल्थ केयर की बात कर ली जाए, हाउसिंग की बात कर ली जाए, जॉर्डन की बात कर ली जाए। जॉर्डन में जो एमरजेंसी सिटीज़ हैं जहाँ पे रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जिस तरह से लॉजिस्टिक्स और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट
के हवाले से हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कमी नज़र आती है इस हवाले से। अब जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की बात कर लेते हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट का कंसर्न की इस हवाले से जो कंसर्निंग चीज़ें हैं वो ये हैं कि वहाँ पे जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है जिसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सपोर्ट करती है, जिसको हम सुन्नी ग्रुप कहते हैं, और एक ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, जिसको हम शिया कम्युनिटी कहते हैं। तो उनके भी रिलीजियस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे ओरिजिनेट होते रहते हैं, जहाँ पे मैंने स्टार्ट में भी जैसे बात की कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनेट होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, एथनिक भी होते हैं। तो ये सारे मामला हैं वहाँ पे साथ साथ। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह यमन की जंग में हमने देखा कि हाउथीज़ को ईरान ने सपोर्ट किया और जो दूसरा ग्रुप था उसको सऊदी अरेबिया ने बैक किया। इसके अलावा से हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि सीरिया में जिस तरह से टर्की ने ऑपरेशन लॉन्च किया, बिकॉज कुर्दिश कम्युनिटी को मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर माइनॉरिटी समझा जाता है, तो उनके अगेंस्ट जिस तरह से टर्की ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उनको एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझा जाता था, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च हुआ। ये सब कुछ हमने देखा। फिर यूएस के हवाले से हम देखते हैं कि उसका रोल जो है अब काफ़ी अरसे से वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस वाला नहीं रहा, वो वहाँ की जो एलाइज़ हैं, जो वहाँ की जो लोकल एलाइज़ हैं, उनको इनडायरेक्टली जो है यूएस सपोर्ट करता ज़रूर हमें नज़र आता है। अब इसके वे फॉरवर्ड्स क्या हैं उन पर बात कर लेते हैं, सोल्यूशंस क्या हैं। ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय इस हवाले से हमें मिलती रहती हैं, लेकिन कुछ ही मेरा जो चीज़ें मेरे सामने हैं उनमें से मैं आपको आपके सामने चंद चीज़ें रख देता हूँ। वे फॉरवर्ड्स के हवाले से हम देख लेते हैं कि जिस तरह मल्टीलेटरल अप्रोच है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, मल्टीलेटरल अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें इफेक्टिव डायलॉग्स आते हैं मेजर पावर्स के दरमियान, या जो अब रीजनल एक्टर्स जिनको कहते हैं, सेक्टेरियन टेंशंस जो हैं, या इस हवाले से सेक्टेरियन डिवाइड जिसको हम कहते हैं, या इंस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसको हम जो है एलिविएट उससे कर सकें और मज़ीद बेहतरी की तरह मामला जा सकें। उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन तो ज़ाहिर बात है हमेशा डायलॉग का रहा है, और इसमें अगर कोऑर्डिनेशन हो यूनाइटेड नेशंस, यूएसए, रशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान, इनकी कोऑर्डिनेशन हो इस हवाले से, और फिर उसका एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हवाले से एक रोल जो है वो प्ले किया जाए इन ममालिक की तरफ से, तो हालात काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस तनासुर में, वो है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी। यानी कि जब कोई भी मुल्क जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे की इकॉनमी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि इकनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन की आप बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिकन्स्ट्रक्शन की बात कर लें, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों के लिए पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है रिकवरी वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, मुख्तलिफ जो हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए, या आप कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए वो होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक स्ट्रेंथनड और स्टेबल और फंक्शनल गवर्नमेंट जो है वो उसको क्रिएट किया जा सकता है। इस ज़िमन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जिससे क्या होता है कि इससे जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि मिडल ईस्ट पे मुख्तलिफ ममालिक की डिपेंडेंस है ऑयल एंड गैस के लिए, इसका हम हल इस तरह से कर सकते हैं कि जो ये डिपेंडेंस है इसको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है कि अगर हम मुख्तलिफ सोर्सेज को अपना लें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मिसाल के तौर पर जैसे सोलर एक सोर्स है, जैसे विंड एनर्जी एक सोर्स है, इसको अपना लें अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उससे क्या होगा कि उससे हम जो ये डिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और उससे फिर क्या होगा कि जो ग्लोबल प्रेशर है मिडल ईस्ट के ऊपर वो कम हो जाएगा, और फिर इस तरह के अल्लाह ना करे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता भी है पैदा, तो उससे ग्लोबल इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, या जो ग्लोबल रिसोर्सेज का एक, चूँकि वो गर्ड है मिडल ईस्ट, तो जब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, अभी फ़िल वक्त इस सूरत में अगर होगा तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली उस पर असरात होंगे, लेकिन जब डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, प्रेशर कम होगा, तो इतना ज़्यादा मामला जो है वो बिगड़ेगा नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं टूवर्ड्स लो कार्बन एनर्जी, ठीक है। और जो दुनिया का नेक्स्ट आने वाले सालों में इरादा भी यही है कि लो कार्बन एनर्जी की तरफ जाया जाए, जिसमें हमें एग्जांपल्स नज़र आती हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ दुनिया चली गई है। इसी तरह बाकी जो ईंधन के इस्तेमाल में कमी जो है वो आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह इससे एक और फ़ायदा ये हो सकता है कि इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी इनोवेशंस की तरफ दुनिया जा सकती है। एक और चीज़ इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल एंटी टेररिज्म कैपेसिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि आपकी जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इंटेलिजेंस की, और उसमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की इंटरनेशनल
कोऑपरेशन है, उससे क्या होगा कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आप उनके जो है आप कह सकते हैं कि ओरिजिनेट होने से पहले ही आप उनको कोप कर सकते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। इसी तरह ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो एनहांस करके उनको उनकी एक्टिविटीज़, टेररिस्ट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन ग्रुप्स की आप एक्टिविटीज़ को पहले से ही ट्रैक कर सकते हैं और उनको पहले से ही आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री कोऑपरेशन, लॉ एनफोर्समेंट, कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज़ कैन प्रिवेंट द टेररिस्ट अटैक्स, ये भी इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और डी रेडिकलाइजेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो एरियाज़ जहाँ पे आपको पॉवर्टी ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे आपकी इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होता है कि रेडिकल आइडियोलॉजीज़ जन्म लेती हैं। तो वहाँ पे अगर आप प्रॉपर मेजर्स लेके आप डी रेडिकलाइजेशन के हवाले से काम करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे रेडिकल आइडियोलॉजीज़ को जो है वो दबाया जा सकता है और वहाँ पे इस तरह के आइडियाज़ फिर सर नहीं उठाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इस तरह के एरियाज़ में जहाँ रेडिकल थॉट्स पाई जाती हैं, वहाँ पर जब हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो इस तरह के मामला से फिर काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट और सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है इस सूरत में। मिडल ईस्ट के हवाले से भी बात की जाए तो जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ पे जो है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यही वो इवल्स हैं जो इस तरह की आइडियोलॉजीज़ या बुराइयों को पैदा करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, आप एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ केयर पे काम होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि इस तरह की आइडियोलॉजीज़ पे को आप दबा सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिर और इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये एक तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी है और फिर इससे क्या हो सकता है कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है बड़े एक लंबे अरसे तक के लिए कायम रह सकती है। इसके अलावा रिफ्यूजी क्राइसिस को एड्रेस करना सस्टेनेबल अप्रोच के साथ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो उन इलाकों को जहाँ पे रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि वहाँ के जो बजट होता है उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है रिफ्यूजीज़ का, तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करें, एड्स प्रोवाइड करें, जिस तरह टर्की और जॉर्डन की एग्जांपल्स हैं, मैंने पहले उस पर डिस्कस किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो लोकल वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए प्रोग्राम्स जो हैं वो फ़राहम किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो रीजनल कोऑपरेशन है उस पर काम करके, मिसाल के तौर पे जो जॉइंट एफ़र्ट्स होने चाहिए, जो एक कॉमन मसला है, मिसाल के तौर पर टेररिज्म कॉमन मसला है तमाम ममालिक का, बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ का भी और मिडल ईस्ट का भी, तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जॉइंट एफ़र्ट्स होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उनका जो इस्तेमाल है उसके हवाले से उस पर पाबंदी या उसके हवाले से कोई ख़ास मेजर्स होने चाहिए कि उसको यूज़ ना होने दिया जाए, जिस पे ख़ास तौर पे यूएस इस वक्त बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं इस पर कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ पे हो रही है उसको कर्ब करने में अपना एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। और ये भी एक एस्पेक्ट है इसका जिसको देखा जा सकता है। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इंकरेज करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी को। इसी के साथ जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन का रोल भी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे पैलेस्टाइन और इसराइल वाला जो मामला, जिस तरह गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमने देखा और ये सारी चीज़ें देखी, वहाँ पे एड बंद की गई, वहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, ये जो चीज़ें हैं इस का बहुत ज़्यादा मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी हमने देखी। इस पे जो है प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए, तो उसके लिए भी एक बहुत ज़रूरी है जिससे ये मिडल ईस्ट क्राइसिस को जो है हम कंट्रोल करने के लिए वो तमाम मेजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहाँ पे भी है वो नाकाबिले, ज़ाहिरी बात है सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी है और उसको उस पर प्रॉपर होने चाहिए। दुनिया को इस तरफ जो है तवज्जो करनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। मज़ीद गुफ्तगू होती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।